कई बार ऐसा लगता है कि कुछ देश जानबूझकर भारत की स्ट्रेटेजिक पेशेंस और हमारे सब्र का टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश देखना चाहते हैं कि भारत कितना बर्दाश्त करेगा, कितना इग्नोर करेगा और किस पॉइंट के ऊपर जाकर भारत रिएक्ट करेगा। भारत भी पिछले कुछ समय से ऐसे देशों को इग्नोर कर रहा है, लाइटली ले रहा था, लेकिन इसको भारत की कमजोरी समझा जा रहा है। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो समय आ गया है कि भारत की सरकार सिर्फ ऑब्जर्व ना करे बल्कि रिएक्ट करे और इन सब देशों को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिस्पांस दिया जाए, ताकि जो ये कदम उठाने जा रहे हैं उसके बारे में सोचे भी ना। क्योंकि ईरान अमेरिका डिस्प्यूट के बीच मिडिल ईस्ट के देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए एक नया चैलेंज खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये R4 संगठन, जिसको अब नाटो जैसे संगठन में कन्वर्ट करने की अटकलें लगाई जा रही हैं, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। इन्होंने भारत को कैसे चैलेंज किया है, साथ में हम बांग्लादेश के बारे में भी बात करेंगे, जहां पर इंडियन हाई कमीशन का घेराव कर प्रोटेस्ट में टोटल 5 डिमांड्स रखी गई हैं, जिनमें से एक डिमांड है फॉर्मल अपॉलजी यानी माफी मांगने की। अब ये 5 डिमांड्स क्या हैं, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी बात करेंगे। वहां पर अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कदम उठाने की बात बोली है। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के बारे में, जिनके अंदर सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट भी शामिल हैं। और अब भारत को इन सभी कंट्रीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो ये चीज एक्सपेक्टेड है, लेकिन सऊदी अरेबिया एंड इवन इजिप्ट, जो पाकिस्तान का इस पूरी डेवलपमेंट में साथ दे रहे हैं, इनके ऊपर भारत का ध्यान देना, इस तरफ अटेंशन देना अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। नव भारत टाइम्स ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जो रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं। अरब टाइम्स ने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया है। न्यूज आ रही है कि R4 मीटिंग के लिए पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार इजिप्ट की राजधानी कायरो पहुंचा है और इसने यहाँ पर R4 मीटिंग में हिस्सा लिया है। R4 का फुल फॉर्म है रीजनल 4। इस ग्रुप को अभी तक ऑफिशियल नाम तो खैर कोई नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें टोटल 4 देश शामिल हैं, पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और टर्की। इसलिए इसको फिलहाल R4 के नाम से पुकारा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इजिप्ट में R4 देशों की ये कोई पहली मीटिंग नहीं है, बल्कि ये चौथी मीटिंग होने जा रही है, जिसके लिए चारों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स एक साथ आए हैं। आज की मीटिंग का एजेंडा था रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर कंसल्टेशंस और कोऑपरेशन को प्रमोट करना। सिक्योरिटी के मुद्दे पर ये देश ईरान इजराइल तनाव, गाजा क्राइसिस, रेड सी की मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म के खतरे और मिडिल ईस्ट की ओवरऑल स्टेबिलिटी, इस तरह के मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं। यानी इस ग्रुप का सीधा और साफ कहना है कि इनका ये डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क, जिसमें ये 4 देश मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, ये रीजन में सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर साथ आए हैं, न किसी इकोनॉमिक या फिर डेवलपमेंट या फिर किसी और रीजन के लिए। अब ये जो सिक्योरिटी के नाम पर ये चारों देश एक साथ आए हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया हैं, इसी के कारण अब म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की चर्चा तेज हो गई है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि ये R4 ग्रुप अब धीरे धीरे इस्लामिक नाटो की तरह आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पहले ही आपस में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। पाकिस्तान अकेले तो भारत के सामने टिक नहीं पाता है। ऐसे में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का अम्ब्रेला है, इसके अंडर और भी कंट्रीज का नाम शामिल किया जाए, इसमें और भी देश जोड़े जाएं। यानी जिस तरह से नाटो संगठन का आर्टिकल 5 है, सेम वैसे ही कंसेप्ट पाकिस्तान यहाँ पर भी लाना चाहता है। बस डिफरेंस ये होगा कि इसको इस्लामिक नाटो कहा जाएगा, जिसमें केवल इस्लामिक कंट्रीज को ही जगह दी जाएगी। हम पहले भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, मगर अब समय आ गया है कि भारत की सरकार भी R4 देशों के ऊपर अपनी निगरानी तेज कर दे, क्योंकि पाकिस्तान इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के अंडर जितने ज्यादा देशों को लाएगा, इनडायरेक्टली वो भारत के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत को R4 ग्रुप की हर मीटिंग, उसके एजेंडा और किसी भी संभावित डिफेंस कॉपरेशन के ऊपर नजदीकी और गहराई से नजर रखनी होगी, क्योंकि आज तो सिर्फ ये डिफेंस और सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर डिप्लोमेटिक कंसल्टेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर ये चारों R4 देश म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की जो डोमिनेंस है, भारत के पास जो स्ट्रेटेजिक एज है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। अगर कल को इन्होंने भी युद्ध में पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी आर्मी, एयरफोर्स, फाइटर जेट्स या फिर नेवी को डिप्लॉय कर दिया, तो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ सकता है, उसमें शिफ्ट आ सकता है और पाकिस्तान को भारत के साथ युद्ध में अपर हैंड मिल सकता है। इसलिए समय आ गया है कि भारत के सीनियर डिप्लोमेट्स इस थ्रेट को टैकल करने के लिए काउंटर मेजर्स लेना स्टार्ट कर दें और इजराइल के साथ एक नए फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारत और इजराइल दोनों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक साथ मेल खाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार रीजन के बाकी देश इस्लामिक नाटो जैसा एक संगठन बनाने के बारे में आखिरकार सोच क्यों रहे हैं? क्या कारण है जो मुस्लिम वर्ल्ड में ये थॉट और भी स्ट्रांग हो रहा है? रिसेंटली क्या हुआ कि जब से ईरान ने अमेरिका से बदला लेने के लिए मिडिल ईस्ट में बाकी सभी कंट्रीज के ऊपर हमले कर दिए
और अमेरिका इन सभी कंट्रीज को डिफेंड करने नहीं आया, उसके बाद से मिडिल ईस्ट के देशों का भरोसा अमेरिका के ऊपर से टूट गया है और सभी देश अपने अपने डिफेंस के लिए सिक्योरिटी अलायंसेस का ऑप्शन तलाश रहे हैं, जिसमें म्यूचुअल डिफेंस का भी प्रावधान हो। अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान के हमलों के खिलाफ इन्हें जो अपने हाल के ऊपर ही छोड़ दिया था, उसके कारण ये देश ईरान के हमलों को काउंटर करने में फेल साबित हुए थे। इनकी रिफाइनरीज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट के देशों को समझ आ गया है कि भविष्य में उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए रीजन में नई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, नई डिफेंस पार्टनरशिप्स और म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की चर्चा अब काफी तेज हो गई है और मिडिल ईस्ट के देश म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि किसी भी रीजनल क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में ये सभी देश एक दूसरे को डिफेंड करें, एक दूसरे की मदद करने के लिए सैन्य तौर पर भी अब सामने आए। अगली खबर आ रही है बांग्लादेश से। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से भारत विरोधी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं और अब ये प्रोटेस्ट इतने अग्रेसिव हो गए हैं कि इन्होंने वापस से इंडियन हाई कमीशन का घेराव करना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समय इंडियन हाई कमीशन को घेरने की कोशिश होती थी, सेम वैसा कुछ अब दोबारा से ढाका में स्टार्ट हो गया है। इस बार के प्रोटेस्ट में बांग्लादेश आजाद पार्टी और कुछ पॉलिटिकल पार्टी शामिल हुई हैं, जिनको जमाते इस्लामी और रूलिंग गवर्नमेंट की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का भी सपोर्ट हासिल है। अब सवाल ये उठता है कि नई सरकार आने के बाद ये भारत विरोधी प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। रिसेंटली जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए हैं, इनकी भारत से 5 डिमांड्स हैं। इन्होंने 5 मांगे रखी हैं और कहा है कि भारत की सरकार ये 5 की 5 मांगे पूरी करे। इनमें से पहली और सबसे बड़ी डिमांड ये है कि भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ की फायरिंग को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, यानी बॉर्डर के ऊपर इलीगल स्मगलिंग और इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान सेल्फ डिफेंस में भी फायर ओपन ना करें, ऐसी इनकी डिमांड है। दूसरी डिमांड है इंडियन हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी सर के बयान के ऊपर क्लैरिफिकेशन और माफी। भारत सरकार ने रिसेंटली दिनेश त्रिवेदी सर को बांग्लादेश में हाई कमिश्नर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट कर भेजा था। वहां पर इन्होंने एक बयान दिया था जिसमें इंडियन हाई कमिश्नर ने कहा था कि दोनों देशों को एक हो जाना चाहिए ताकि तरक्की हो सके। अब यहाँ पर इंडियन हाई कमिश्नर का एक हो जाने का मतलब था दोनों देशों को एक होकर काम करना चाहिए ताकि दोनों ही देश तरक्की कर पाएं। लेकिन जमाते इस्लामी और इन पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि भारत बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर यानी अपनी बाउंड्री के अंदर करना चाहता है और ये बयान बांग्लादेश की आजादी और सॉवरेनिटी के ऊपर चोट है। उनकी डिमांड है कि इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर साफ साफ क्लैरिफिकेशन दे और बांग्लादेश की सरकार न्यू दिल्ली से इसकी एक्सप्लेनेशन मांगे और इंडियन हाई कमिश्नर सॉरी बोले, माफी मांगे। इसके साथ ही इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करने में जो तीसरी डिमांड है वो है तीस्ता नदी और दूसरी नदियां जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, उनके पानी का बंटवारा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी नदियां हैं, इनके बंटवारे का मसला काफी सालों से लटका हुआ है और प्रोटेस्टर्स की मांग है कि भारत की सरकार इसको जल्दी रिजॉल्व करे और इसको बांग्लादेश के हक में रिजॉल्व करे। प्रोटेस्ट करने वाली पार्टीज का आरोप है कि ड्राई सीजन में बांग्लादेश को पूरा पानी नहीं मिलता है, इसलिए वाटर शेयरिंग बांग्लादेश के पक्ष में की जानी चाहिए। बांग्लादेश को भारत से ज्यादा पानी मिलना चाहिए। प्रोटेस्टर्स की चौथी डिमांड है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर इलीगल पुश इन बंद हो। प्रोटेस्टर्स का दावा है कि भारत द्वारा कई लोगों को बॉर्डर के रास्ते जबरदस्ती बांग्लादेश की सीमा के अंदर ढकेला जा रहा है। प्रोटेस्टर्स की मांग है कि इस तरह की एक्टिविटीज को भारत द्वारा बॉर्डर के ऊपर तुरंत रोका जाए, यानी भारत इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस से बांग्लादेश की सीमा के अंदर ना ढकेले। ये कहना है इन प्रोटेस्टर्स का। और जो पांचवी और लास्ट डिमांड है वो है एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को वापस बांग्लादेश की सरकार को सौंपने की, ताकि वहां पर उनके ऊपर जो भी केसेस और ट्रायल्स चल रहे हैं वो कंप्लीट हो। और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इंडिया को बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और शेख हसीना को वापस लौटाया जाए। अब ये 5 डिमांड्स हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन और इंडियन डिप्लोमेट्स का घेराव किया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो नेगोशिएशंस होनी थी उसके बारे में। इंडिया टुडे ने भी ये न्यूज पब्लिश की है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने जानकारी दी है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ये दोनों आज एक डेलीगेशन लेकर स्विट्जरलैंड के जिनेवा गए हैं, जहां पर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच नेगोशिएशंस और टेक्निकल लेवल की टॉक्स का पहला राउंड स्टार्ट होने वाला है। न्यूज आ रही है कि अमेरिका को रिप्रेजेंट करने यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस खुद ही स्विट्जरलैंड आ रहे हैं, जबकि ईरानियन डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं पार्लियामेंट्री स्पीकर मोहम्मद बघेर कालीबाफ। ईरान के डेलीगेशन में ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और ईरान के सेंट्रल बैंक और ऑयल कंपनीज के ऑफिशियल्स भी हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के बाद ये जो अमेरिका और ईरान के बीच टेक्निकल टॉक स्टार्ट हुई हैं, ये अगले 60 दिनों तक चलनी है। ऐसा नहीं है कि अगले 2 दिन में ही अमेरिका और ईरान सभी पॉइंट्स के ऊपर सहमति बना लेंगे, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की एक्साइटमेंट हैरान कर देने वाली है। अभी तो एक्चुअल डील भी साइन नहीं हुई है
और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ टॉक्स में हिस्सा लेने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा है। ये तो खैर ऐसी हरकतें करेंगे ही, लेकिन एक और न्यूज आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल फी चार्ज करने के बारे में। अभी तक क्या था कि केवल ईरान ही कहता था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने के लिए एक ट्रांजिट फीस और इंश्योरेंस फीस चार्ज करेंगे, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से भी पहली बार ये कहा गया है कि वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले शिप से टोल फीस चार्ज करेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अभी कुछ ही घंटे पहले की स्टेटमेंट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर के दौरान 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कोई भी टोल या चार्ज नहीं लगाया जाएगा और 60 दिनों के बाद भी कोई टोल नहीं होगा। जब तक कि अमेरिका खुद ही इसको ना लगाए तब तक कोई टोल नहीं होगा। अगर ईरान के साथ डील अगले 60 दिनों तक पूरी नहीं होती है तो अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा और उनकी मदद करने के लिए जो रोल निभा रहा है और आगे भी निभाएगा, उसके बदले में कुछ खर्च की भरपाई के लिए हम टोल चार्ज कर सकते हैं। ये कहना है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। यानी अगर अगले 60 दिनों के अंदर ईरान के साथ नेगोशिएशंस फेल हो जाती हैं, फाइनल डील क्लोज नहीं हो पाती है, तो फिर मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का अब तक 80 से 90 बिलियन डॉलर्स के अराउंड खर्चा आया है, अब ये अमेरिकन 60 दिनों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वसूली करेंगे। पहले ईरान, अब फिर अमेरिका। अब ये दोनों देश यानी कि दो बार टोल फीस चार्ज करेंगे।